नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोवित कुमार तोमर आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने एक ऐसे परीक्षा को सफल बनाने की कोशिश की होगी जिसका सपना आपने बहुत पहले देखा होगा। और डेफिनेटली मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 1 साल 2 साल, कुछ लोग 3 साल से भी होंगे, कुछ लोगों ने अभी तैयारी करनी शुरू भी की होगी। जितनों के जो भी सपने थे उन सब का क्या परिणाम निकलेगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पर उससे पहले आप लोग खुद में ये समाधान ले सकते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उसमें हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो मैं सोवित कुमार तोमर आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ रीजनिंग को लेकर के कि भाई आपने जो रीजनिंग में क्वेश्चन किए हैं वो सही किए हैं गलत किए हैं, और मैं क्या मानता हूँ उन सब में कि वो सही है गलत है, उस चीज़ को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधा अपने मुद्दे के ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग बस धैर्यपूर्वक देखते रहें कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। और मुझे जहाँ तक मैं पेपर पूरा एनालाइज कर रहा था, तो अगर आपने समझदारी से केवल 28 क्वेश्चन चुने होते कि आपने कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं, तो मुझे नहीं लगता पेपर बहुत टफ था। हाँ, लेंदी ज़रूर था, और अगर लेंदी ना हो तो भाई IAS की इज्जत क्या रह जाएगी। कुछ तो होना चाहिए ना पेपर में। पेपर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी आप कह सकते हैं कि अगर आपने पिक सेलेक्ट करने की आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो रीजनिंग के लिए हम लोग अगर बात करें तो हम लोग सीधा चलेंगे अपने सेक्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, जिसमें आपसे ये बोलता है कि एक घन जो कि 64 समरूप है टुकड़ों में काटने के बाद आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या कितनी होगी। हैड द क्यूब लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द कट रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू अ 64 आइडेंटिकल पीसेस। सबसे पहली बात, कुछ चीज़ों को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आपसे पूछना चाह रहा है भाई 64 पीसीज हैं। जब भी क्यूब का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घन, तो आप ये समझिए क्यूब होता क्या है। तो दिमाग में आएगा सर क्यूब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बोला कि जो तोड़ा है वो भी क्यूब में ही तोड़ा हुआ है, कट इन अ क्यूब पीसेस। अब अगर उसने क्यूब में ही तोड़ा है तो सिंपल चीज, छोटे छोटे टुकड़े भी क्यूब में टूटे होंगे। और क्यूब में हमेशा आपके सामने फंडा होता है, जो फॉर्मूला लगता है कि भाई टोटल नंबर स्मॉल क्यूब कितने होंगे, वो हमेशा किसी ना किसी की परफेक्ट क्यूब होते हैं। अब इसने जैसे ही बोला 64, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए ओके, इसका मतलब ये है कि 4 का क्यूब है। तो जो हमारे पास क्यूब है जिसमें हमारे पास 6 सरफेसेस होती हैं, उनमें से जो हमारे सामने एक सतह होगी, उस सतह पे ये कुछ इस तरीके से आपके सामने बना रहा होगा, इस तरीके से। तो यानी कि जो ये 1 2 3 4 एजेस, जिसको हम लोग किनारियां कहते हैं, ठीक है, उस एजेस पे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने 1 2 3 4 और सेम 1 2 3 और 4, यानी इसी को हम लोग कहीं ना कहीं एन भी बोलते हैं। एन का क्यूब करके आपके सामने आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अभी आपसे बोलना चाह रहे हैं कि भाई 64 आपके सामने क्यूब थे। तो जैसे 64 बोला अपने दिमाग में आया ओके, यानी एक सरफेस पे अगर मैं एन की वैल्यू सोचूं तो वो आपके सामने 4 आएंगी। और इसने यहाँ पे आपके सामने ये पूछा टोटल कितना है या क्या है, इसने सीधा बोला इसको कितने कट लगाने के बाद ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। आओ पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझाऊं और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको एक बार इसको ड्रॉ करके ढंग से दिखाई देता हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये आपके सामने बन रहा होगा। ये लीजिए, अद्भुत कलाकारी के साथ ये कुछ आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या, अगर आप इसको देखो तो यही एक परफेक्ट क्यूब है, और हम लोग डेफिनेटली बस 3D फिगर ही मैक्सिमम देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने 3 साइड्स आपके सामने ड्रॉ करी है, 3 इसमें छिपी हुई है। तो अब आप ये सोचो कि बेसिकली अगर मैं एक पीस को यहाँ से निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे कितने कट लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आओ चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि एक पीस अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कितने कट चाहिए। मान लीजिए मैं कॉर्नर वाला पीस निकाल रहा हूँ, तो मैंने एक कट तो यहाँ लगाना होगा। इमेजिन कीजिए भाई आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और अगर आज के दिन जिस किसी का बर्थडे होगा तो बेचारा बहुत टेंशन में गया होगा, ठीक है, पर कोई नहीं, सिलेक्ट हो गया तो इस दिन को याद भी करेगा। तो आपने एक कट यहाँ लगाया इस केक के ऊपर, एक कट आपने फिर यहाँ लगाना पड़ेगा इस केक के ऊपर, 2 कट हो गए। और तीसरा कट फिर आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यानी 3 कट में आपके सामने ये एक पीस बाहर आया। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप बस 3 कट के साथ ही किसी भी एक टुकड़े को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये हुआ, कोई भी पीस आप निकाल लीजिए। मान लीजिए आपने ये कॉर्नर वाला ये वाला पीस निकालना है, तो आप एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, यानी 3 कट के साथ ही हमेशा एक पीस आपके सामने बाहर आता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है आप ये बता क्यों रहे हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बात किसके लिए की है, उसने कट के लिए की है। तो नॉर्मली आपको हमेशा 3 कट मांगने होते हैं, तब जाके आपके सामने एक पीस निकल के बाहर आता है।
अच्छा सर, फिर अब मैं कहा देखो 64 बोला था उसने, n की वैल्यू आपके सामने 4 आई थी, 4 आई थी, यानी एक सतह के ऊपर आपने 3 कट लगेंगे ऐसे वर्टिकल, पूरा कंप्लीट। जैसे मान लो चाकू लिया आपने, पूरा एक कट मारा, ये वाला पूरा एक कट, ये आपके सामने हो गया दूसरा कट, और ये आपके सामने हो गया तीसरा। 3 कट में आपने वर्टिकल पीसेस बनाए। अब सेम ऐसे ही आप 3 कट यहाँ लगाओगे, एक कट, दूसरा कट और ये तीसरा कट। 3 कट आपने यहाँ लगाए, कितने कट हो गए आपके सामने टोटल? अब तक आप यहाँ पे 6 कट लगा चुके हैं। एंड सेम आपने 3 कट यहाँ लगाने होंगे, 1, 2 और 3। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके सामने टोटल 9 कट लगेंगे, तब जाके आपके सामने एक पीस आएगा। अगर आप अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, तो आप इमेजिन करो जैसे आपने पनीर, अगर आपने देखा हो कट के निकलता हुआ, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि भाई यहाँ से जब आप एक पीस को लेकर के आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 कट लगा करके एक पीस को बाहर निकालना होता है। सिंपल सी बात ही है। 2 कट ऑलरेडी निकल के आते हैं उसके अंदर से, और ये 1, 2 और 3 कट के साथ हर एक पीसेस निकलते हुए चले जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे टोटल आपके सामने 9 कट होंगे, जिससे आपके सामने टोटल नंबर पीसेस निकल के आएंगे 64। तो 9 कट में 64 पीसेस निकल के आते हैं। यानी कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपने हमेशा 3 कट ही लेने होते हैं एक पीस के लिए। जितना भी आप देखो यहाँ पे कितना है, जैसे यहाँ पे अगर 3 है, आओ अब ट्रिक पे आ जाता हूँ मैं, सुनो। 3 है तो 3 को सीधा उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि कट हमेशा 3 ही लगते हैं। तो आंसर कितना आ गया? 9। मान लेते हैं कि आपके सामने यहाँ पे इसने 64 की जगह अगला क्यूब सोचो कौन सा, मैं 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है। आओ मैं आपको जरा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। सुनिए, अगर ये 5 का होता तो कुछ ऐसा बन रहा होता। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ले लेते हैं। कोशिश करते हैं इतने से ही काम चलाने की ना, पूरी कलाकारी नहीं करते अभी। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे फिर से देखूँ तो आपके सामने अगर 5 n की वैल्यू, यानी जो n है, मैंने फिर से बताया n यानी जो एज पे बन रहे हैं उसको हम लोग n बोलते हैं, कितने क्यूब बन रहे हैं, यानी एक एज पे कितने क्यूब बन रहे हैं उसको n कहते हैं। अगर आपके सामने n की वैल्यू 5 है तो आपको यहाँ पर 4 कट लगाने के बाद आपको ये 5 पीसेस निकलते हुए दिखेंगे। परंतु मैंने अभी आपको बताया एक पीस को निकालने के लिए आपको 3 बार कट लगाना होता है, ठीक है। तो सिंपल जी, आप यहाँ 5 को उठा करके 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके सामने आता 15, यानी आपको यहाँ पे 15 कट कम से कम लगाने पड़ते, तब जाके आपके सामने 125 क्यूब निकल के बाहर आते। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। यानी जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बस ये देखो कि एक बार से कितना हो रहा है, और सिंपल चीज़ को मल्टीप्लाई उठा के 3 से कर दीजिए, आपके सामने आपका जवाब मिल के आ जाएगा। एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं आपको फिर से कॉर्नर वाले पीस की तरफ लेके जाना चाहूँगा। फिर से देखिए, अगर आपको ये पीस निकाल के किसी को खिलाना अपने बर्थडे पे, तो आप क्या करेंगे, 1, 2 और 3 कट के साथ ही हमेशा एक पीस निकल के बाहर आएगा। तो नॉर्मल हमेशा मिनिमम 3 कट लगते हैं, तो एक पीस निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको अभी यहाँ समझाने की कोशिश करी। इसे जितने भी आपके सामने n होते हैं उससे एक कम कर दोगे, उतने कट्स लगते हैं एक सतह सरफेस के ऊपर, और उसको उठा के आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 9, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब ये यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। इन द एक्सप्रेशन 5 4 3 2 1 इज द चूजन फ्रॉम x ईच ऑफ द टू टाइम्स एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ पे थोड़ा सा इसने मिसप्रिंट कर दिया, हिंदी में पढ़ लेते हैं। जल्दबाजी में बेचारे उनसे भी मिसप्रिंट हो जाती है, तो किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। आइए, इसने बोला देखिए स्टार की वैल्यूज़ हैं जिसको आप प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई इन 3 चीज़ों से फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में इसने कहा है कि प्रत्येक को आप अधिक से अधिक 2 बार चुन सकते हैं। यानी आप प्लस को चाहो तो 2 बार चुन लीजिए, माइनस को चाहो आप 2 बार चुन लीजिए, मल्टीप्लाई को आप चाहो तो 2 बार चुन लीजिए। तो फिर उसका इसने पूछा है, तो ये बताइए न्यूनतम स्कोर इसका कितना माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं सीधे आंसर की बात करूँ तो आंसर आएगा 0, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब कैसे, अब देख लीजिए मैं इसमें क्या सेट करूँ। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ प्राप्त हो सकती है, कम से कम तो नहीं होगी, ठीक। और तो कम से कम किससे होगी, जब हम बड़े नंबर्स के बीच में माइनस का इस्तेमाल करेंगे तब जाके हमें कम से कम चीज़ों की वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे ज़्यादा माइनस का इस्तेमाल करने की कोशिश करी ताकि हम कम से कम चीज़ों को फाइंड आउट कर पाएँ। तो मैं कहा ओके सर, 5 -4 एंड -3 सारे बड़े नंबर्स के साथ में मैंने माइनस रख दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके सामने आता है 2 और ये, अगर मैं मल्टीप्लाई यूज़ करूं तो डेफिनेटली फिर बड़ी वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन हाँ, 1 के साथ में अगर आप प्लस यूज़ करते हो तो चीज़ें बढ़ती है, और मल्टीप्लाई यूज़ करते हो तो वो कम हो जाती है।
तो इसलिए 1 के साथ में ये चीज़ कहीं ना कहीं उल्टी है कि आप 1 को हमेशा मल्टीप्लाई के साथ लेके चलिए तो आप कम कर दोगे। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, परंतु 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी 1 के साथ चीज़ें कम तब होती है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। अब मेरी इक्वेशन निकल के क्या आई? मेरी इक्वेशन निकल के आई सर जी 5 - 4 - 3 एंड +2, क्योंकि 1 तो एलिमिनेट हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 करते ही। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 0, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया है उनका अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा, लग के मेहनत से तैयारी कीजिएगा। अगर किसी को भी लगे कि नहीं थोड़ा सा बेकार हुआ, नहीं हो पा रहा है, कोई भी समस्या है, तो सबसे पहली चीज़ कभी भी निराश नहीं होना है। ठीक है, आप हमेशा खुद को कॉन्फिडेंस में लेके चलिए कि जी भैया मैं जो कर रहा हूँ मैं अपनी पूरी दम से कर रहा हूँ, उसका फल क्या निकल के आएगा वो भगवान जाने। इसी को कहते हैं कि भैया आप यहाँ पे फल को बिना सोचे मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से सीखेंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। बस ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के चलिए, बस रुकना नहीं है, जब तक अपने पास चांस है छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है आपके सामने 10th क्वेश्चन। कहीं ना कहीं अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें तो ये कैलेंडर के साथ साथ मैथ्स को भी इसमें जोड़ के चलता है। मैंने इस पेपर में एक चीज़ देखी है, मैथ्स के अंदर इन्होंने रीजनिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश करी है, यानी कि आपने मैथ्स लॉजिकल देखोगे आप इस वाले पेपर्स के अंदर, इसलिए पेपर लेंदी हो गया। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर आप कहीं ना कहीं मैथ्स को देखोगे, यानी बात तो एक ही हुई यार, मैथ्स के अंदर रीजनिंग या रीजनिंग के अंदर मैथ्स, तो वही वाली बात है। पर फिर भी हम कुछ सिलेक्टिव एरिया लेके आए कि चलिए ये सिर्फ रीजनिंग में और ये सिर्फ मैथ्स में। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ जो देख रहे हैं ये सिर्फ रीजनिंग में, वो वाला हिस्सा देख रहे हैं। हाल फिलहाल इसने आपसे बोलना क्या चाहे पहले तो वो समझिए। इसने बोला ऑन 1 जनवरी 2023 अ पर्सन सेव 1 रुपीज़, यानी इसने 1 तारीख को 1 रुपया सेव किया। तो मैं कहा ठीक है सर, 1 तारीख को इसने 1 रुपया सेव किया। फिर ये आपसे कहता है और 2 तारीख एंड 2 जनवरी ही सेव्ड 2 मोर देन, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं 2 मोर देन, यानी देन दैट द प्रीवियस डे, जितना उसने पहले सेव किया था उससे 2 रुपये वो ज़्यादा सेव करता है। यानी कि अगर उसने 1 तारीख को 1 सेव किया था, दूसरी तारीख को वो सेव करता है 3 रुपये। फिर ये बोलता है ऑन जनवरी 3, भाई ये 1 तारीख थी, ये 2 तारीख थी, ये आपके सामने 3 तारीख आ गई। ठीक है, ऑन जनवरी 3 ही सेव्ड 2 मोर देन दैट ऑन द प्रीवियस डे, यानी जितना उसने पहले सेव किया था उसमें 2 और। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपके सामने ऑड वैल्यूज आती चली जाएगी, 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इसने भी आगे ये बोला एंड सो ऑन, तो हम भी एंड सो ऑन ये भी सोच लेते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ विच डेट वॉज हिज टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब। इसने यहाँ पे पूछा है तो किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ पूर्ण घन भी थी। अब जैसे उसने क्वेश्चन आपके सामने रखा कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट वैल्यू भी हो, तो आप लोग अपने दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ कैलकुलेट करो ऐसा होगा कब। तो मैं कहा देखिए स्क्वायर्स को अगर सोचो तो भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 क्यूब में नहीं मिलता। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 क्यूब में नहीं मिलता। ठीक है, आपके सामने 7 का स्क्वायर 49 क्यूब में नहीं मिलेगा। 8 का स्क्वायर 64 वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये सोचो आपको पहुंचना कहाँ तक है, तो मैं कहा जी मुझे पहुंचना 74 तक। ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहा सर अभी अगर मुझे 64 तक पहुंचना है, 74 नहीं 64, ठीक है ना, 64 तक पहुंचना है। तो मैं कहा सर अगर मुझे 64 तक पहुंचना है तो मैं कहा सर 1 + 3 आपके सामने 4 हो गया, 4 + 5 आपके सामने 9 हो गया, 9 + 7 आपके सामने हो जाता है कितना 16, 16 + 9 सॉरी +2 करना है हर बार, 16 + 9 आपके सामने हो गया 25, 25 + 11 आपके सामने हो गया 36, 36 + 13 आपके सामने होता चला जाएगा। आप आगे बढ़ते चलते हैं, हम लोग कुछ लिख ही लेते हैं, तब तक बाद में देख लेंगे। 13, फिर उसके बाद में 15, फिर उसके बाद में आपके सामने 17 और फिर उसके बाद में आपके सामने 19 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी आप देख लेते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लिख दिया। पर आप अगर जोड़ना शुरू करो तो भैया 1 3 आपके सामने 4 4 5 9 9 7 आपके सामने 16, 16 और 9 आपके सामने हो गए 25, 25 और 11 आपके सामने हो गए 36, 36 और 13 आपके सामने हो गए 36 और 13 आपके सामने हो जाते हैं 49, 49 और 15 आपके सामने हो जाते हैं 64। तो लीजिए हम 64 तक पहुंच गए।
तो हमें आगे काउंट करने की जरूरत थी नहीं। वैसे अगर कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चन में सोचो ना, तो आप देखो कहाँ तक ऑप्शन में डेट दी हुई है, आप उस हिसाब से सोच सकते हो। मैंने आगे तक इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को ऑप्शन में 9 तक दिखाई दे रहा था, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना 9 टर्म्स तक लिख दिया जाए, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। अपने को क्या जाता है अभी कितना हुआ, तो मैं कहा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, यानी 8 जनवरी को वो एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने वाला है जिसमें स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा एक ही से। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जनवरी 2023। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपने क्लास ली होगी मेरी, ये टिकटो क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास में कराया हुआ था, सेम क्वेश्चन। मैं कह सकता हूँ ये चीज़ निश्चित रूप से कि हाँ भाई सेम क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। ठीक है, पर चलिए ये तो एक इत्तेफाक की बात होती है, मेन चीज़ तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने समझाया कि देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है। तो मैं कहा जी ए का यूज़ किया है, बी का यूज़ किया है, सी का यूज़ किया है और डी का यूज़ किया है। नॉर्मली इसने 4 एलिमेंट्स का यूज़ किया है। और साथ साथ में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे डबल बी एक बार दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपको हिंट मिलता है कि चीज़ें डबल हो रही है। तो यानी कि आप एक सीक्वेंस में 5 को तोड़ के चलिए। तो मैं कहा 1 2 3 4 और ये 5, इसको तोड़ दीजिए। 1 2 3 4 और ये 5, फिर तोड़ दीजिए। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। परफेक्ट टूट रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन पे परफेक्ट 5 का उसमें टूटना ही जरूरी है। वो कभी कभी यहाँ पे छोड़ देता, हो सकता है 3 पे छोड़ देता, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता। पर हाँ, इस बार परफेक्ट टूट रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन में आ गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको बी के बाद सी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, निश्चित रूप से बी के बाद सी हर बार दिख रहा है, और सी के बाद आपको डी हर बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ही चीज़ मिस है, और वो कौन सी है। मैं कहा अगर आप सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस बनता है डबल ए बी सी डी, फिर उसके बाद में ए को बने रहने दीजिए डबल बी सी डी, फिर ए को बने रहने दीजिए डबल सी, और आपके सामने डी हो जाएगा बी डबल सी डी, ए बी सी और ये डबल डी, यानी सीक्वेंस आपके सामने बना डबल ए बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए बी डबल सी डी, ए बी सी डबल डी। अगर मैं अगला पूछता तो अगला तो खैर नया एलिमेंट ही आया था, इतने में ये आपके सामने बन पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। तो अपना आंसर आया ए सी डी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ए सी डी। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा आपको सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्लॉक। तो भाई मैं जब पेपर देखा तो मैं देखा इस बार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एसएससी ने कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया और उसकी जगह डाल दिया मैथ्स के क्वेश्चन, इसीलिए मैथ्स इस बार लेंदी बैठ गई। जैसे ब्लड रिलेशन बहुत जरूरी टॉपिक होता है, इस बार तो उन्होंने ब्लड रिलेशन क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन हाँ क्लॉक से पूछा है, कैलेंडर से पूछा है, आप देख ही रहे हैं उन सारी चीज़ों से पूछा गया, तो उन सब के लिए अभी हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके देखिए और ध्यान से सुनिएगा। ये आपसे बोल रहा है किसी घड़ी में 10 AM और 2 PM के बीच में घंटे और सुई की मिनट की दूरी कितनी संपाती मतलब होता है कितनी संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी कोइंसाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसको ये कह लो 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। ऐसे भी कह सकते हैं भाई जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी तो एंगल तो 0 डिग्री का ही बन रहा होगा ना। ठीक है, कितनी बार होगी। हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड को इनसाइड, मैंने बताया अभी को इनसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM to 2 PM। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि इनके बीच में कितने घंटों का अंतर है। तो मैं कहा जी बिल्कुल बताते हैं। अगर आप 10 AM से 2 PM तक जाएंगे तो भाई मतलब सुबह के 10 बज रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं पूरी क्लॉक बना के आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि वो AM और PM का गेम हो जाएगा। तो सिंपल चीज़ ये बोल रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो भाई सुबह के 10 से दोपहर के 2 के बीच सबसे पहले आप निकालिए डिफरेंस ऑफ आवर, कितने घंटे का अंतर है। तो मैं कहा जी इनके बीच में अंतर है 4 आवर्स का, 4 घंटों का अंतर। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जो कि परफेक्ट डे की बारे में बात ना करे तो आप हमेशा ये सोचिए कि कितने घंटे का डिफरेंस ले रहा है। तो मैं कहा जी 4 घंटे का डिफरेंस ले रहा है। अब बात कीजिए वो पूछना क्या चाह रहा है। मैं कहा जी 0 डिग्री एंगल, यानी जो वो कोइंसाइड को पूछना चाह रहा है। तो दिमाग में आएगा वो 1 घंटे में कितनी बार नॉर्मली बनता है। तो मैं कहा जी नॉर्मली 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1 बार बनता है, 1 टाइम, परंतु 12 घंटे में ये बन पाता है 11 बार। एक बार जो वो कम होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है आपके सामने 11 to 11:59, ये 1 घंटा होता है कंप्लीट। ठीक है, इस 1 घंटे में आपके सामने ये प्रोसेस एक भी बार नहीं हो पाती, यानी एक्सेप्शनल टाइम आपके सामने जो आया वो 11 to 11:59 यानी 11 से 12 के बीच में आया। तो अब आप यहां देखो कि आपके पास कोई एक्सेप्शनल टाइम आया। पहली बात तो 1 घंटे में 1 बार बनता है,
तो मल्टीप्लाई बाई 1 अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल ये 4 बार होना चाहिए। परंतु अब आप सोचिए क्या इसमें एक्सेप्शनल टाइम आया? मैं कहा जी अवश्य। कब? मैं कहा जी सुबह के 11 से 11:59 के बीच, यानी 11 to 11:59 के बीच में ऐसा एक भी बार नहीं होगा। और इस वजह से यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा 1, तो आपके सामने प्रोसेस होगी सिर्फ 3 बार। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके सामने हुई 3 बार। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 37 भी समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले बताइए इतना सबको ओके होगा? उम्मीद करता हूँ इतना सबको ओके होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैलेंडर से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी सेम डिक्टो क्वेश्चन है जो ट्रिक से बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, मैंने क्लास में बताई थी। इसने पूछा है वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष में दोहराया जाएगा। मैंने कहा था आप कुछ मत कीजिए, बस ये देखिए जिसके बारे में पूछ रहा है वो लीप ईयर से कितना दूर है। मैं कहा लीप ईयर कौन सा था? मैं कहा 24 था। उसके कितना है? मैं कहा 25 जस्ट बाद वाला है। तो मैं कहा जो भी साल लीप के जस्ट बाद आता है वो हमेशा खुद को 6 साल के बाद रिपीट करता है, आफ्टर 6 ईयर। तो सीधा इसमें +6 करना था और कुछ भी नहीं था, तो देखते ही हो जाता। ठीक है, तो आप +6 करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल ही गया होगा। 2031 इसमें ये कैलेंडर खुद को दोहरा हुआ होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 2031 में खुद को दोहरा रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। जब घड़ी 4:25 के दर्शाती है तब मिनट और सुई के घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? आइए क्लॉक का ये क्वेश्चन भी देख लें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ट्रिक और फॉर्मूला दोनों से ही क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एंगल बोल रहा है। आइए डायग्राम देख लें पहले। तो अगर मैं क्लॉक की बात करूँ तो 4:25 में हम मान लेते हैं कि आवर हैंड आपका 4 पे, लगभग 4 पे, एग्जैक्टली 4 पे तो नहीं होगा, और जो आपका मिनट हैंड है वो आपके सामने मौजूद है 5 पे। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो एक जीता जाता फॉर्मूला होता है भैया, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2। थीटा यहाँ डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया मैंने। ठीक है, एंगल बोला ना, कोण, इस कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, 11/2 मिनट -30 आवर। देखिए इससे आंसर आ जाएगा फटाक से, आप जस्ट वैल्यू डालिए। मैं कहा सर 11/2 मिनट कितना बोला है इसने? 25। ठीक है, एंड देन -30, और आर की वैल्यू इसने कितने बोली हुई है जी? 4 बोली हुई है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आपके सामने सीधा आंसर आएगा कितना? 17.5, 17.5। इससे आपके सामने सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने में डेफिनेटली आप 2 स्टेप तो लोगे ही, इतना तो निश्चित रूप से कि भाई सॉल्व करोगे 2 स्टेप तो आएगा, क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो आपके सामने आया 12.5 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल्स टू आपके सामने आ जाएगा 137.5, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने 120, एंड टोटल आपके सामने आ जाएगा 17.5। ये फॉर्मूले से आंसर आ गया सीधा सीधा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अब आओ ट्रिक से देखते हैं, मैंने ट्रिक भी बताई थी क्लास में। ठीक है, ट्रिक से अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचूंगा तो आप बस ये देखो, सबसे पहले आवर हैंड को 4 के पास फिक्स रखो, आवर हैंड को भी रोटेट नहीं करना, कि इनके बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है। मैं कहा सर 25 यानी एग्जैक्टली 5 के पास है, इनके बीच में 1 घंटे का अंतर है। और हमने ये पढ़ा था कि 1 घंटे का अंतर का मतलब होता है 30 डिग्री, यानी अगर आवर हैंड ना घूमे तो ये अभी 30 डिग्री का एंगल ले रहा होगा। परंतु सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि आवर हैंड ना घूमे, 25 मिनट में आवर हैंड कुछ तो आगे बढ़ा होगा। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल बढ़ा होगा। तो क्या करें? मैं कहा सोचो कि अगर आवर हैंड आगे बढ़ेगा तो जो एंगल मैंने अभी फाइंड आउट किया वो एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा? मैं कहा कम होगा। कम होगा तो मतलब मुझे 30 में से माइनस करना है। कितना? तो जितनी भी आपके सामने मिनट लिखी होती है, जैसे यहाँ 25 मिनट लिखी हुई है, इसको उठा के 2 से डिवाइड कर दो उतना। तो मैं कहा जी 2 से डिवाइड किया, आपके सामने आया 12.5। तो 30 माइनस 12.5, क्वेश्चन हो गया आपके सामने सॉल्व। आपका आंसर आ गया 17.5। कहानी खत्म बिना किसी फॉर्मूले के। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ये कोई टफ क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं मैं कहूँगा कि रीजनिंग लेंदी था मैथ्स, क्योंकि इस बार मैथ्स को उन क्वेश्चंस में डाला गया जहाँ पे बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते थे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी, तो उस टॉपिक में सर मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए गए। तो सिंपल चीज़ ये कि जो लेंदी वाला एरिया रीजनिंग का था वो चुरा लिया गया है मैथ्स के द्वारा। और अब भैया मैथ्स वाले जाने, अपना तो ये है कि अपने पास जो 17-18 क्वेश्चन आए हैं वो रीजनिंग के हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सबको। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के बाद थोड़ा सा आगे पीछे करके दोबारा देख लेना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट,
डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपसे क्या कहना चाह रहा है? तो ये कहता है कि देखिए अ पर्सन वॉक 100 मीटर इन अ स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। अच्छा, इसने यहाँ डायरेक्शन आपको मेंशन नहीं करी कि भाई वो किस दिशा में जा रहा है। हम मान लेते भाई एक्स डायरेक्शन किसी भी दिशा में जा रहे हैं, हम अपने मर्जी के मुताबिक कहीं चल सकते हैं। मुझे पसंद ऊपर की तरफ चलना है तो मैं ऊपर की तरफ ही चलना स्टार्ट करूंगा। हाँ, वो डायरेक्शन कौन सी मुझे नहीं पता, तो वो डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर हमेशा नॉर्थ ही मानोगे ऐसा जरूरी नहीं होता। पर हाँ, ये शर्त जरूर है, जहां भी आपने नॉर्थ माना उसके क्लॉक में हमेशा ईस्ट माना जाएगा, ईस्ट के क्लॉक में हमेशा साउथ, साउथ के क्लॉक में हमेशा वेस्ट, वेस्ट के क्लॉक में हमेशा नॉर्थ। ये साइकिल जरूरी है। मतलब मैं का मतलब अगर आप यहाँ नॉर्थ मान लो तो आपको यहाँ ईस्ट मानना पड़ेगा, अगर आप यहाँ नॉर्थ मान लो तो आपको यहाँ ईस्ट मानना पड़ेगा। नॉर्थ कहीं भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्थ के क्लॉकवाइज आपने ईस्ट मानना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला मैं ऊपर चल रहा हूं, वो दिशा कुछ भी हो सकती है क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो भैया ये चला ऊपर की तरफ और इसने माना हुआ है कि भैया ये 100 मीटर ट्रैवल करता है। फिर ये बोलता है फ्रॉम हिज हाउस देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट मैं कहा अगर ऊपर गए तो भैया लेफ्ट आपका एंटी क्लॉक यानी इस तरफ आएगा। और कितना मीटर चलता है वह जी 100 मीटर फिर से चलता है। तो लेफ्ट में मुड़ा और 100 मीटर फिर से ट्रैवल किया। फिर ये मुझसे बोलता है अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर। इसका ये फिर से टर्न लेफ्ट किया और 300 यानी भैया पहले वाले 100 को तो पार कर ही गया होगा, सिंपल सी बात। 300 मीटर यहाँ चला। देन ही वॉक टू हिज राइट एंड मूव 100। अब अगर मेरा फेस नीचे है तो भैया राइट इधर आ गया। ठीक है, लेफ्ट 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 एंड देन राइट इधर आया एंड वॉक 100 मीटर। ये 100 मीटर ट्रैवल किया। उसके बाद फिर ये मुझसे बोलता है और ये अपने ऑफिस में पहुंच गया। ये इसका ऑफिस है। ठीक है, ये अपने ऑफिस में पहुंच गया। अब ये मुझसे बोलता है इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली, यानी जब वो अपने घर से निकला तो किस दिशा में निकला होगा यदि उसका ऑफिस उसके एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में है। उसके एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में है। सवाल ये उसके किसके, मैं का उसके घर के, जहां पे उसका घर था ना वहां से जो ये पढ़ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहा है। ठीक है, अब मैंने पहले स्टार्टिंग में कह दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। आओ अब एक चीज़ देखो, मैंने क्या समझाया था, मैंने समझाया था कि नॉर्थ के क्लॉक में ही हमेशा ईस्ट होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जरा सोचो कि अब अगर मुझे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लेके आना, यानी इधर बीच में बिल्कुल ये, इसने कहा अगर मैं यहाँ से इधर देखूंगा ना तो ये नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, आप नॉर्थ यहाँ और ईस्ट यहाँ तो मान नहीं सकते क्योंकि नॉर्थ के एंटी क्लॉक में ईस्ट नहीं आता। ठीक है, मैंने क्या कहा, नॉर्थ के क्लॉक में ही हमेशा ईस्ट आता है। तो इसका मतलब आपने यहाँ मानना पड़ेगा नॉर्थ, और तभी नॉर्थ के क्लॉक में यहाँ क्या आएगा ईस्ट, और तभी इसके बीच की जो दिशा है उसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। तो भाई अब बाकी तो मुझे पता ही है क्या कि सर नॉर्थ का उल्टा हमेशा साउथ होता है और ईस्ट का उल्टा हमेशा वेस्ट होता है। अब भैया जिस तरफ मैं चलना स्टार्ट किया वहाँ पे हमने क्या लिखा, साउथ लिखा। अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व कीजिए, बंदे ने साउथ में चलना स्टार्ट किया। इसकी ट्रिक भी है जिसमें हम लोग, ट्रिक ऐसा नहीं कि टाइम बहुत ज़्यादा बचा देगी, लेकिन हाँ कुछ तो बचा ही सकती है, मुश्किल से 3-4 सेकेंड आप कह सकते हैं। ट्रिक में आप लिखेंगे ये क्लॉकवाइज राइट साइड और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड। ठीक है, वो फिर कभी देखेंगे, पर आज आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम से आपको समझ में आया होगा आंसर कैसे आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद हम लोग सीधा पहुँचते हैं 57 की तरफ। अगेन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोलता है मुझसे, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम में चलता है। अ पर्सन वॉक 100 मीटर टू वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड का मतलब पश्चिम की दिशा की ओर। ठीक है, अब आइए, तो अब तो भाई जब उसने डायरेक्शन स्टार्टिंग में दे ही दी है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम मान लेते भैया वेस्ट, यानी कि इस तरफ गया है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, यानी इस तरफ गया वेस्ट में, कितना किलोमीटर गया, 100 मीटर गया। तो जी ये 100 मीटर यहाँ पे चलता है। इसके बाद फिर ये बोलता है देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो मैं क्या, अगर इधर फेस तो बाईं ओर एंटी क्लॉक यानी नीचे की तरफ आया, और फिर से 100 मीटर चलता है। तो भैया ये बाईं ओर मुड़ा और दूरी तय किया 100 मीटर, समझ गए होंगे। ठीक है, फिर वह घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 225 डिग्री मुड़ता है।
अब गेम हो गया भैया। ये क्वेश्चन अगर आप ट्रिक से करने गए तो समझो फंस गए। तो ये क्वेश्चन के लिए तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आओ इसमें थोड़ा सा गेम क्या कर लेते हैं। अगर मुझे दिख जाए ना कि यहाँ से एंगल कहाँ से मिल रहे हैं, डी, चलिए लगता है मैं डी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अगर मुझे डी मिल जाती, आपने बचपन में देखा होगा प्रोटेक्टर, कंपास, डी, ये सब, अगर वो डी मिल जाती तो मैं आपको दिखाता कैसे करते हैं बिल्कुल घूम के। पर अभी चलिए भावनाओं को समझेंगे, ठीक है। तो भावनाओं पे ध्यान दीजिए। तो ये मुझसे कहता है कि भैया ऐसा क्लॉकवाइज घूमिए, कितना डिग्री घूमिए, 225। अब सवाल सर क्लॉकवाइज घूमे कैसे? मैं कहा देखो भाई, अगर व्यक्ति इधर फेस किया है, इधर फेस किया है, तो सिंपल सा नियम है, क्लॉक तो भैया आप कहीं भी फेस करे हो, कहीं भी फेस करो, क्लॉक तो ऐसे ही घूमेगी, है ना। क्लॉक तो हमेशा ऐसे ही रोटेट करना है। तो इसने यहां से 225 घूमना है। चलो एक चीज सोचो, मैं आपसे कहूं 0 डिग्री मुड़ते हुए 2 किलोमीटर चलो, कितना डिग्री मुड़ते हुए? 0 डिग्री मुड़ते हुए। तो आपने कहा अच्छा 0 डिग्री मुड़ते हुए, तो मतलब सर सिर्फ तो जहां जा रहे हैं वहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि सर जी हमारे सामने हमेशा 0 डिग्री होता है, जहां भी फेस होगा, है ना। मान लो ये अगर इधर जा रहा होता तो मैं बोलता 0 डिग्री मुड़ते हुए 3 किलोमीटर चलो, तो मतलब जहां आप जा रहे थे आप वहीं जा रहे होंगे। बात समझ में आई? क्योंकि स्टार्टिंग ही सबसे जरूरी है, ठीक है। तो भाई हमारे सामने ही हमेशा 0 डिग्री होता है, चाहे फेस किसी भी दिशा में क्यों ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोलता है कि आपने घूमना है क्लॉकवाइज। अब सवाल क्लॉकवाइज, अभी तो पता है आपको हमेशा ऐसे ही रोटेट करेगा। कितना रोटेट करना है? 225। तो मैं कहा सर इसका मतलब अगर ये 0 है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा तो जी ये 180 होगा। 225 का मतलब 45 डिग्री और आगे। अच्छा ये तो मैंने बड़ा बना के दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि जी उसका मुंह इतना लंबा है जो ऐसे करके घूम रहा है, क्योंकि चल के तो आएगा नहीं, उसने बस घूमना है, तो वो यहीं खड़ा खड़ा घूम रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा ये डी बना के दिखाया। तो अब यहाँ से 225 का मतलब उसका फेस इस साइड होना चाहिए। तो यानी कि वो 225 इधर घूमा और इधर घूम के कुछ चला होगा या कुछ नहीं भी चला होगा। वो चला नहीं जी, बस इधर घूम के खड़ा हो गया। तो हम ऐसे थोड़ा लंबा बना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने मुझसे पूछा इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग राइट नाउ। तो देखो जिस तरफ उसका फेस होता है ना, उसी तरफ हम लोग मान रहे होते हैं कि वॉक कर रहा है, ठीक है। तो इसने मुझसे पूछा तो भाई बताएं वो इस वक्त किस दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि हर पॉइंट पे दिशाएं हमेशा समान होती हैं, यानी बराबर होती हैं। मतलब अगर यहाँ से ऊपर नॉर्थ था तो इससे भी ऊपर नॉर्थ होगा और यहाँ से भी ऊपर नॉर्थ ही होगा। दिशाएं कभी बदलती नहीं है। सेम नॉर्थ इधर तो इधर पे ईस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया। सिंपल चीज, इधर पे घूमा तो वो आया इसके बीच, यानी जी वो अभी अपना मुख उत्तर पूर्व की ओर करके खड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया जी इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर किया होगा क्लास के अंदर, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ चाहे जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आया हो वो आप फंसोगे नहीं, ठीक है। हाँ, कोई सार्वभौमिक भी नहीं है कि किसी भी को उसमें फंस नहीं सकते हैं। देखिए ये किस्मत की बात होती है, और मैं ये कह सकता हूँ किस्मत के साथ साथ थोड़ा सा हार्ड वर्क भी होता है। तो मेरी क्लासेस से मैं गारंटी ले सकता हूँ भाई, जो मुझसे पढ़ा है 99% गारंटी है उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो आप फंसोगे नहीं। 1% कभी कभी वो उस लेवल का घुमा के पूछ दे तो एक अलग बात है, जैसा भी आगे क्वेश्चन आएगा मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बट हाँ सिंपल चीज़, ये सब क्वेश्चंस तो होने वाले थे। और रीजनिंग अगर आपने ढंग से की होती तो भाई 28 क्वेश्चन पार करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आए हुए हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया लॉजिकल, ठीक। तो लॉजिकल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मुझसे बोलता है भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, यानी भैया आप अपने देश में सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाले, दुनिया में दूध उत्पादन करने वाले देश हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेटमेंट में जो बोल दिया गया वो हमेशा सही माना जाता है, यानी आप इसको सही मानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक करता है। अब इसने मुझसे बोला भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध निर्यातक। निर्यातक का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है, निर्यातक का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, यानी आप दूसरे देशों में अपने दूध को बेचते हैं। भैया एक बात बताओ, क्या इसके बारे में यहाँ कोई जानकारी दी गई है? भाई दूध उत्पादक सबसे ज़्यादा करता है, पर क्या वो दूसरे देश में बेचता है या नहीं बेचता, इसके बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं। और जब इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इसके लिए कुछ कह भी नहीं सकता। तो भाई ये मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई, तो इसलिए पहला वाला हो गया गलत। अब यहाँ पे देखिए बोलता है आयात नहीं करता है।
भारत दूध का आयात नहीं करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम लोग का जो देश है वो कोयला प्रोड्यूस करता है, कोयला प्रोड्यूस करने में भारत एक अच्छी खासी रैंक पे मौजूद है, पर आपने फिर भी देखा होगा कि हमने रसिया से कोयला इंपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला था वो इंपोर्ट किया। इंपोर्ट, ये रहा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब आयात करना, यानी दूसरे देश से अपने देश में कुछ मंगवाना। यानी कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करते हैं तो आपको इसको बाहर से मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, कंडीशन टू कंडीशन में निर्भर करता है। लेकिन फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को जो कथन में दी गई जानकारी है उसके मुताबिक सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो भैया अपने मुताबिक तो इसके लिए भी मैं 100% श्योर नहीं हूं कि हम दूसरे देश से दूध आयात करते हैं या नहीं। अच्छा, अगर हम वास्तविकता में देखें तो सत्य तो यही है कि हम आयात नहीं करते हैं दूध का। ठीक है, तो अगर वास्तविकता लेके चलेंगे तो हम सही मानेंगे, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो कथन और निष्कर्ष देख रहे हैं। निष्कर्ष का जो मुद्दा होता है वो वास्तविकता में क्या रहा उसके ऊपर बात नहीं करता, वो जो कथन दिया गया है उसको सत्य मानते हुए बात करता है। इस वजह से भैया हम कहेंगे भैया आपका पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, यानी दोनों के लिए आप 100% श्योर नहीं है, और इसीलिए इसमें आएगा ना ही पहला ना ही दूसरा। कौन सा वाला ये? ऑप्शन नंबर 4। हाँ, अगर इसमें आइदर और का आंसर होता, यानी या तो पहला या तो दूसरा, तो हम उसे जरूर चुन सकते थे, क्योंकि वो बात यहाँ बैठ जाती फिट। एक हाँ बोलता है, एक ना बोलता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये हो गया भैया कंप्यूटर का क्वेश्चन। आइए इसमें दिमाग लगाते हैं। ये मुझसे बोलता है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है। पहला पॉइंट ये मुझसे बोलता है सॉफ्टवेयर का साइज 12 मेगाबाइट है। चलिए, एक डाटा मेरे को यहाँ से मिल गया। दूसरे मुझसे बोलता है स्थानांतरण 2.4 किलोवाट प्रति सेकंड हो रहा है। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ डाटा, यानी कि जो आपके नेट पे स्पीड चलती रहती है वो इतना हो रहा है। अगर आप देखें तो इन दोनों को मिलाने के बाद आप ये बता सकते हैं कि कितनी देर में आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा भाई, दोनों को मिला के जवाब मिल जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाई यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टूगेदर, यानी दोनों को मिलाने के बाद ही आप जवाब दे सकते हैं, बिना एक के आप जवाब नहीं दे सकते। कितना टाइम निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, तो ये मुझसे बोलता है a main statement is followed by the fourth statement labeled by P, Q, R. Choose the order of the pair of the statement where is the first statement implicit and the second. ठीक है, आप स्टेटमेंट में ध्यान दो बस। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए मुझसे क्या बोल रहा है। ये मुझसे बोल रहा है मुख्य कथन क्या है, और ये नीचे बोल रहा है भाई इनमें से कौन सा सही होगा। प्रदीप या तो निर्देशक या एक निर्माता बन जाता है। अब सुनो, ध्यान से सुनना। मैंने कुछ देर पहले भी आपको या तो के लिए कुछ कहा था, और इसने ये चीज़ यहाँ डाल दी स्टेटमेंट में कि भैया देखो ऐसा है कि जो प्रदीप है या तो वो निर्देशक बन जाता है और या फिर वो बन जाता है निर्यातक, यानी दोनों चीज़ बन जाता है। लेकिन दोनों में, क्योंकि अगर यहाँ ये शब्द यूज़ करता और शब्द यूज़ करता तो कन्फर्म था कि दोनों एक साथ बनता है। पर जब इसने शब्द ये इस्तेमाल किया यहाँ पे या का मतलब है एक बार में एक ही चीज़ को फॉलो करता है। या तो निर्देशक बनेगा या फिर आपके सामने निर्माता बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। मतलब आओ देखते हैं। पहला पॉइंट देखो, अब इसने बोला भाई पी क्यू आर एस में से कौन सा ही बोल रहा है। पी ने बोला प्रदीप एक निर्देशक है। मैं कहा हाँ है, तभी वो कभी कोई निर्देशक भी बन जाता है। अब यहाँ ऑप्शन देखते चलना, क्योंकि आंसर ऑप्शन से करने हैं। बोला केवल एस और पी। पी की बात हमने सुन ली, अब जरा एस पे आओ। प्रदीप एक निर्माता नहीं है। अब दिमाग में आएगा एस और पी अगर एक साथ आया तो प्रदीप अगर निर्देशक है तो डेफिनेटली वो निर्माता नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्द क्या यूज़ किया, या तो निर्माता है निर्देशक है। तो अगर वो निर्देशक है तो वो निर्माता नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि भाई एस और पी वाली बात तो सही लग रही है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये पॉइंट को मिलाते हुए चल रहे हैं। तो यानी एस और पी अपना ओके लग रहा है। अभी अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अब इसने मुझसे बोला है आर और क्यू क्या बोलता है, प्रदीप एक निर्माता है। अब मैंने कहा प्रदीप एक निर्माता है, हाँ हो सकता है ऐसा भी। अब देखिए यहाँ पे ये हमने जो बात पढ़ी, ये हमने बात पढ़ी क्यू की। अब क्यू के साथ किसको जोड़ रहा है, ये आर को। प्रदीप एक निर्देशक नहीं है जी, बिल्कुल। अगर वो निर्माता है तो वो निर्देशक नहीं है, क्योंकि शब्द यूज किया गया है या प्रदीप या तो एक निर्देशक या एक निर्माता। तो अगेन ये वाला पॉइंट भी दोनों सही हैं। अब दोनों ऑप्शंस को मैं एक साथ कहाँ देख पा रहा हूँ, मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं ऑप्शन नंबर सी में, कि दोनों एस पी और आर क्यू दोनों ही सही है। ये भी लॉजिकल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपके सामने आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ दोनों ही सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए।
आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और इसमें ना थोड़ा सा कुछ नहीं, बस बोर्ड मास मेथड पर थोड़ा ध्यान देना। जब भी ये क्वेश्चंस आए तो आपको बोर्ड मास मेथड लगाना, सिंपल सी बात ये। अच्छा, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो जब पेपर देखते हैं तो पेपर साथ में पूरा लिख करके सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो इसको सीधा सीधा, जैसे A+B लिखते हैं भाई, इसका अर्थ माइनस है, ऐसे लिखनी जो होती है, सीधा साइन चेंज करके लिखा करो। मैं तो यही कहूँगा, सीधा साइन चेंज करके लिखो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए 10 + 30 साइन क्या आया? अच्छा, ये A है, ये B है, यूज़ किया प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, यानी ये मेरे सामने बन गया 10 - 30। ये सोच करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपके सामने लिख रहा हूँ। अब जो B था वो बन जाएगा A और ये बन जाएगा B, ठीक है। साइन यूज़ किया माइनस, और इसने माइनस का अर्थ आपके सामने बताया मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये A है और ये B है, यूज़ किया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, यानी कि जी जो 100 है वो डिवाइड हो जाएगा 50 से। अब ये A ये B, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, यानी ये प्लस हो जाएगा 25 से, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अपना बोर्ड मास मेथड, सबसे पहले डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद यहाँ पे निकल के आएगा 2, यहाँ पे अब देख लो 10 - 30 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 25। भाई 30 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, पर ये सिर्फ 30 नहीं है, -30 है, तो -30 को आप जब इससे मल्टीप्लाई, तो आपके सामने आएगा -60। 10 - 60 प्लस 25, अब आप जोड़ लीजिए कितना बैठा, 35 बैठा, 35 से कितना बच गया? मैं कहा जी माइनस का 25 बच गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, इसका आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 75 के बाद आपके सामने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इसको देखते हैं। 77 कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना और बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन के लिए भी। ये मुझे बोलता है ABCD को 24 के रूप में लिखा गया। मैं कहा जी ओके, A, B, C और D को लिखा गया 24। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनके आपको नंबर्स याद होने बहुत जरूरी। जैसे मैं कहा जी, जैसे A का नंबर आपके सामने होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3 और D का होता है 4। अब भैया इनके इस्तेमाल से 24 लेके आना है। एक चीज़ तो साफ साफ दिख रही है, प्लस से तो आएगा नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है इसके हिसाब से, तो क्या करें? मैं कहा जी मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना? 2, 2 3 जा कितना? 6, और 6 4 जा कितना? 24। यानी अगर मल्टीप्लाई करें तो सीधा सीधा आंसर बैठ रहा है, परंतु ये सही है यानी ये अपने को अगले उसमें देखना पड़ेगा। तो मैं कहा जी E, F, G और H, इनके नंबर आपके सामने हो जाएंगे 5, 6, 7 और 8। कीजिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे आपके सामने आना चाहिए 1680, डेफिनेटली इतना ही आएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने इसका आंसर हो गया 1680। तो ये बात निश्चित हो जाती है यहाँ से कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके सामने इतना बढ़ जाएगा 30, 30 और 8 आपके सामने हो गया 240, 240 और 7, ये हो गया 1680, ठीक है। आप बिल्कुल हो जाएगा 100%। तो फिर इसके सामने आपके सामने अगला वर्ड आता है I, J, K और L। अब इसके नंबर देख लीजिए क्या क्या है। तो मैं कहा जी 9, 10, 11 और 12, 9, 10, 11 और 12, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा 11880, ठीक है भाई। 10 को मल्टीप्लाई लास्ट में 0 चाहिए, 0 तो सब में था ही, बट आप बाकियों की मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 1180, ठीक। तो आपके सामने 77 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1180। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार जरा इसको देख लीजिए अच्छे से कि आपको इतना पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। नेक्स्ट इसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग अगेन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। आइए चलिए दिमाग लगा ही लेते हैं, जब लगा नहीं था तो। देखिए पॉट, और मुझे तीनों शब्द यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कोई नंबर वंबर का झोल था ही नहीं, बस इसने किया क्या, सबसे पहले टी को लिखा, फिर ओ को लिखा, फिर पी को लिखा, यानी इसको सबको इसने पूरा उल्टा करके लिख दिया, और एक्स्ट्रा इसने यूज़ किया ए। अच्छा, यानी दिमाग में आया कि ए इसने आया ही, मन कर रहा होगा तो यूज़ कर लिया, पर क्या ये मन हर बार करता है? वो अगले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब यहाँ इसने लिखा ट्रैप, ट्रैप में आप देखिए लास्ट वाले को फिर से पहले लिखा, फिर अगेन आपके सामने ये आया, फिर इसके बाद आपने आर आया, और फिर आपके सामने टी आया, और फिर इसने इसके आगे लगाया ए। तो अब मैं कंफर्म हो जी इसका मन ही कर रहा था ये लगाने का। अब जब इसका मन कर रहा है तो हमें तो भाई इसके मन के अकॉर्डिंग ही आंसर देने हैं,
जिसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। तो हमने कहा जी ठीक है, पूछा है इसने क्या, ARENA, तो हमने इसको उल्टा किया तो मैं कहा जी ANER और A, और बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले जो इसका मन कर रहा था वो वाला A। तो यानी कि अपने सामने आया डबल A, तो मैं कहा जी डबल A तो सब में ही लिखा हुआ है। उसके बाद चाहिए N, तो मैं कहा जी इसमें है E और फिर RA, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो भैया आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। उम्मीद करता हूँ ये तो आ गया होगा सबको 78 भी। नेक्स्ट 79 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं है, यहाँ बस एक ही वैल्यू है जिसको आपको बार बार यूज़ करना है एंड देन फिर आपने आगे बढ़ जाना है। जैसे आपके सामने लिखा होता 3, उसके बाद आपके सामने लिखा होता 14, फिर लिखा होता 39, फिर लिखा होता है 84, फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क यानी स्टार क्वेश्चन मार्क ही है एंड देन फिर आपके सामने लिखा है 258। मेन बात ये है कि जब आपके सामने एक क्वेश्चन आए तो आपने सोचना पहले बीच की दूरी कितनी है। मैक्स अगर आप यहाँ दूरी देखो 11 की है, इसके बाद 15 की है, फिर इसके बाद ये ऐसी और बढ़ गया है, यानी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब इन सब का यूज़ हो रहा होगा। तो चलो मैं सीधा सीधा आंसर पे ही आ जाता हूँ। तो इसने यहाँ पे यूज़ किया जैसे 3 की इसने यूज़ किया 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 1 का क्यूब हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 एंड देन 1, आपके सामने आ गया 3। अब उसके आगे आप यहाँ देख लीजिए 14 के लिए 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2। मैं कहा जी कैसे, 2 का क्यूब आपके सामने होता है कितना 8 और 2 का स्क्वायर आपके सामने होता है कितना 4 और प्लस 2, आप जोड़ लीजिए आपके सामने आ जाएगा 14। सेम यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, इससे आपके सामने ये निकल आएगा 39। 8 का इसके बाद 84, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4, उससे आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। एंड देन मुझे पता है ये लाइन से चल रहा है तो आगे आपके सामने 5 का यूज़ होने वाला है और 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर एंड देन प्लस 5, आप इसको टोटल कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 155, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 79। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अब ये 6 का हो गया, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6। सवाल क्या सर आपने जल्दी सोच लिया? भाई देखो ऐसा जो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस में लक भी बहुत मायने रखता है और आपको स्क्वायर और क्यूब कितने बेहतरीन तरीके से याद है वो, यानी सबसे पहले तो दिमाग में ना दूरी आनी चाहिए। 11 का था, 15 का था, अब ये दूरी कैसे सॉल्व की जा सकती है, बस ये गेम है। आप मल्टीप्लाई से सोच सकते हो, स्क्वायर और क्यूब, आप डेफिनेटली बस ये दूरियों को भरना शुरू करो, आपको समझ में आएगा कैसे होगा, ठीक है। पर हाँ कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आप फंस जाते हो, और जब फंस जाते हो तो कभी कभी कुछ लोगों की ईगो भी जो है वो हर्ट हो जाती है, बोला ना जी जब तक ये सॉल्व ना होएगा हम आगे ना बढ़ेंगे, और यही बात यहाँ गड़बड़ होती है, ठीक है। जब तक सॉल्व ना हो आगे नहीं बढ़ेंगे, गलत बात। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ, टाइम सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं कहा लेंदी पेपर, टाइम मैनेजमेंट के लिए चीज़ें सीखनी होगी कि हाँ ये क्वेश्चन देखते ही बनना तो ओके, वरना आगे बढ़ते हैं बाद में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका वो लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 80 जो कि रीजनिंग का ही है, ठीक है। ये मुझसे बोलता है PQRST को हमने कुछ नंबर रखे हुए हैं। मैं कहा जी ठीक है, PQRS और T, लेकिन इसने बोला कौन सा किसका, ये कंफर्म नहीं कि इसी लाइन में होगा। पर इसने यहाँ पे एक इक्वेशन दी, इसने बोला देखो जी ऐसा Q में से जब आप S को माइनस करोगे तो आपके सामने 2S बचेगा। तो क्या आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब Q = 3S है? सिंपल सी बात। अब अगर आप इसको Q को 3S मानते हो चलते हो तो आपके सामने यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं, ठीक है। जिसमें पहली पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है, भाई नंबर्स को देखो ना कौन सा किसका ट्रिपल है। मैं कहा 4 का ट्रिपल कौन है, 12, मैं कहा जी हो सकता है। और दूसरा 5 का आपके सामने ट्रिपल हो जाएगा 15। तो मैं चलो क्योंकि पहले 4 देखा, पहले 4 को ही ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब जो S है वो 4 हो गया और जो Q है वो 12 हो गया, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन से मैंने एक चीज़ सोचा। अगला केस देखिए, फिर मुझसे बोलता है T जो इक्वल है वो इक्वल है R + S + 3। अब यहाँ पे मुझे S की वैल्यू तो मालूम है कितनी है, मैं कहा जी 4 है। 4 + 3 कितना हो गया, मैं कहा 7 हो गया। अब भैया मुझे सोचना है कि R में 7 में कितना जोड़ूँ कि 20 आ जाए। मैं कहा कौन कौन बच गया, मैं कहा देखो 4 को यूज़ कर चुका हूँ मैं, 12 को यूज़ कर, बचा है 5, 10 और 15, 3 नंबर बचे हैं। तो मैं कहा सर अगर मैं 7 में 5 जोड़ता हूँ तो 12 आता है, पर 12 तो ऑलरेडी फिर Q के पास है,
क्योंकि अगर मैंने S ने 4 मानना है तो भैया Q ने 12 ही मानना होगा। तो मैं कहा ये तो फिर संभव नहीं। मैं कहा जी क्या संभव नहीं, 5 नहीं जोड़ सकते। अगर इसमें मैं 10 जोड़ दूँ तो आएगा 17। मैं कहा 17 यहाँ उपलब्ध नहीं है, और 15 जोड़ दो जी सब कुछ पारी हो जाना है। तो मैं कहा सर इसका मतलब अपनी जो पहली पॉसिबिलिटी है जिसमें हमने यहाँ पे 4 माना है और दूसरे ने फिर हमने 12 माना है, वो चीज़ यहाँ काम नहीं करेगी। हम चल रहे हैं फिर इसका अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी यानी 5 की तरफ। यानी कि अगर S 5 होता तो डेफिनेटली जो Q है वो आपके सामने 15 होता। ठीक है, तो मैं कहा जी ओके, ये बुक हो गया और ये बुक हो गया। अब अगली इक्वेशन वही सर जी, T इक्वल्स टू R प्लस S एंड प्लस 3। तो मैं कहा जी सर अब यहाँ पे अगेन S की वैल्यू अपने पास 5 है, 5 प्लस 3 अपने सामने हो जाना है 8। R के लिए सोचना है। तो मैं कहा सर R में अगर मैं 4 डालूँ तो 8 प्लस 4 होगा 12। मैं कहा 12 उपलब्ध है, तो इसका मतलब T की वैल्यू 12 हो सकती है। अभी मैंने पूरा चेक नहीं किया ना। अगर मैं यहाँ 10 डालूँ तो मैं कहा 18। मैं कहा अब कोई संभव नहीं है, तो मैं मतलब T की वैल्यू 12 हो गई निश्चित है। 5 प्लस 3 आपके सामने 8 हो गया। 8 के बाद में मैंने इसमें डाला था कितना 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 4 डाला था, तो यानी R की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो आपके सामने जो बच गया अब नंबर वो बच गया P का नंबर हो गया आपके सामने 12 तो हो गया, 15 हो गया, 4 5 10 हो गया। हाँ जी, तो P का नंबर 10 हो गया। ठीक है, तो आपके सामने ये हो गया P का नंबर 10। ठीक, तो भैया ये हो गई अपने सामने पूरी वैल्यू। अब चलो आप इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं। इसने पूछा है तो बताएं P प्लस R माइनस T कितना होगा। तो मैं कहा जी P की वैल्यू है 10, R की वैल्यू आपके सामने 4 और T की वैल्यू आपके सामने 12। सॉल्व कर दीजिए, आपको इसका आंसर पता ही है अब कितना आ जाना है। मैं कहा जी 14 और 12 आंसर आएगा 2, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B 2 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे सोचने हैं। और वही मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ रीजनिंग को अटेंड किया था, रीजनिंग के जो 17-18 क्वेश्चन आए हुए हैं ये देखते ही आपसे हो जाने थे। बस इतना टफ रीजनिंग है, थोड़ा सा सोचना है और क्लास के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना था, बस और कुछ नहीं। बाकी मैथ्स में इस बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं तो भैया मैथ्स में उतना टाइम भी आपको देने की जरूरत नहीं, 28 क्वेश्चन ना हो जाते। मेन चीज़ है अपने को यहाँ करना क्या है। देखो सक्सेस की ओर अपने को जाना है, और सक्सेस की ओर जाना है तो डेफिनेटली स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों एक साथ चाहिए भैया। यूपीएससी में तो दोनों एक साथ चाहिए। बाकी सब जगह पर कहते हैं जी खाली स्मार्ट वर्क करो, पर जी हाँ तो हार्ड वर्क भी चाहिए। ठीक है, परंतु हाँ रीजनिंग के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, आपके साथ बना रहूँगा। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो हम लोग मिलते हैं क्लास में। आज की अपनी सेवाओं को हम लोग यहीं पे कर देते हैं समाप्त। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर। और यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको संस्कृति में ही मिलूँगा। मैं शोभित कुमार तोमर आप सब लोगों से इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद चाहूँगा। तो ओके, आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।